हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का पार्ट 3 जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दो पार्ट में अभी तक पढ़ा है और आज ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने वो चैप्टर कर लिया है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। ठीक है, 3.4 हमारा, इसके बाद एक इनफर्टिलिटी, बस दो ही टॉपिक बचा हुआ है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? सॉरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी वैसे इन्फेक्शंस जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं, या फिर दो पर्सन हेल्दी हो उनके बीच भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है सेक्सुअल एक्ट की वजह से। इसको शॉर्ट में हम लोग STIs भी बोलते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। देखो, कर इन्फेक्शंस और डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, कर वैसे इन्फेक्शन या फिर डिजीज जो कि ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से यदि कोई डिजीज या इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रही है तो उसको हम कलेक्टिवली उन सबको हम एक साथ क्या बोलेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलेंगे, यानी STI और वेनरियल डिजीजेज या फिर VDV बोलते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस या फिर इसका एक और नाम है RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। मतलब इसका तीन नाम है, पहला है STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, फिर है VD वेनरियल डिजीजेज, और उसके बाद आता है RTI। RTI मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। अब कर रहे हैं यहाँ पे कुछ डिजीज का नाम दिया, जैसे गोनोरिया, सिफेलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, trichomoniasis, hepatitis B, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शंस इन द रिसेंट ईयर। और कह रहा है जो सबसे ज्यादा डिस्कशन वाला हमारा इन्फेक्शन है जो कि है HIV लीडिंग टू एड्स। जिससे कि क्या होता है? HIV वायरस का नाम है, जिससे कि हमको क्या डिजीज होती है? एड्स होती है। आर सम ऑफ द कॉमन STIs, ये सारे क्या हैं? ये कॉमन STIs हैं जो हम लोगों ने यहाँ देखा। ये सब आमतौर पे देखने को मिलता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। कह रहा है एमोंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस। कह रहा है इसमें से सबसे ज्यादा HIV इन्फेक्शन जो है ये डेंजरस होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 7। और इसको हम लोग डिटेल में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इसके बारे में सारा चीज डिजीज वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, कर सम ऑफ these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles। कह रहा है कुछ डिजीज, इनमें से कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया और HIV हो गया, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं यदि हम इंजेक्शन नीडल भी शेयर किए तो। मान लो एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक डिजीज पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है। अभी डॉक्टर क्या हुआ कि इसको कोई इंजेक्शन लगाया, ठीक है, इंजेक्शन इसको लगाया, और उसी इंजेक्शन को यदि हेल्दी पर्सन को भी लगा दिया जाए तो फिर ये क्या होगा? ये डिजीज हेल्दी पर्सन को भी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये कौन कौन सी बीमारी है? हेपेटाइटिस बी और HIV। ये नीडल्स के थ्रू या फिर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर जो सर्जरी में यूज करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को भी यदि वो बिना क्लीन किए, बिना स्टरलाइज किए यूज करते हैं तो उससे भी हो सकता है। इट इज विद इन्फेक्टेड पर्सन्स। कह रहा है यदि इन्फेक्टेड पर्सन वाला मतलब यूज किया हुआ यदि हेल्दी पर्सन को लगाया जाए तो उसको ये डिजीज हो सकती है। और कह रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यदि ब्लड दे दिया जाए, मान लो कोई पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस बी या HIV बीमारी है और उसका ब्लड यदि किसी दूसरे पर्सन को दे दिया जाए तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्लड का मिक्सिंग हो गया, तो इसके वजह से भी उसको क्या हो सकती है? ये दोनों डिजीज हो सकती है। और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, या फिर कह रहा है मान लो किसी की मदर जो है वो इन्फेक्टेड है तो फिर उनका जो बेबी होगा उनके फिटस में, यानी उनके जो वूम में बेबी डेवलप होगा, उसको भी ये डिजीज हो जाएगी। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शंस। कह रहा है इन तीनों डिजीज के अलावे, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और HIV इन्फेक्शंस, इसके अलावे अदर डिजीजेस आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। कर रहा है बाकी सारे डिजीज जो हैं पूरे तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं। यानी ये तीन डिजीज हैं जिसका कि क्योर नहीं है, इसको हम पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं।
क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, और वो सब भी बाकी जो डिजीज है वो भी तब क्योर होगा यदि उसको पहले ही हम डिटेक्ट कर लें एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग कर रहा है। इनका जो शुरुआती का लक्षण जो होता है, अर्ली सिम्टम्स होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए लोगों को लगता नहीं कि उनको कोई बीमारी हो गई है। जैसे इचिंग होना, उसके बाद फ्लूइड का डिस्चार्ज आना, ठीक है, जैसे मान लो वहाँ एरिया में स्वेट आ रही है, पसीना आ रही है, उसमें फ्लूइड, वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होना। उसके बाद कर रहा है स्लाइट पेन, यानी हल्का दर्द होना, स्वेलिंग, फूल जाना, इटीसी इन द जेनाइटल रीजन। यदि जेनाइटल रीजन में ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो ये अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक कर रहा है। जो फीमेल इन्फेक्टेड है वो ऐसा भी हो सकता है कि एसिम्टोमेटिक हो, मतलब उनमें कोई भी लक्षण दिखे ही नहीं, कोई सिम्टम दिखे ही नहीं, एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। और ऐसा हो सकता है कि कई सालों तक वो अनडिटेक्टेड ही रहे, मतलब किसी को पता ही नहीं रहे कि उनको क्या हुई है, डिजीज हुई है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस कर रहा है। अब एब्सेंस होना सिम्टम्स का या फिर कम दिखना सिम्टम्स का अर्ली शुरुआती स्टेजेस में इन्फेक्शन का, एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीआईज कर रहा है। और जो समाज में जुड़ा हुआ है, मतलब लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है तो सब उसको मतलब वो नीचे नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो ये जो समाज में लोग बताने से भी कतराते हैं, तो इन वजह से एक तो सिम्टम भी नहीं दिख रहा अच्छे तरीके से, लोग कंफर्म भी नहीं है कि उनको बीमारी हुआ है, और दूसरा कि जो समाज में है उनके इमेज पे भी पड़ेगी यदि लोगों को पता चल जाती है। सोशल स्टिग्मा जो जुड़ा हुआ है एसटीआईज के, डेटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन। तो इससे क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं वो सही समय पे डिटेक्शन के लिए नहीं जाते हैं या फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं जाते हैं। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, जिसके वजह से बाद में क्या आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स जो है बढ़ सकती है। लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कर रहा है। ये जो उनका पेल्विक रीजन होगा वो इन्फ्लेमेट हो जाएगा, यानी फूल जाएगा, ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसको पीआईडी भी बोलते हैं, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये भी आपका फुल फॉर्म है, याद रखना है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी। इसमें क्या होता है, हमारा पेल्विक रीजन जो होता है वो फूल जाता है। एबॉर्शंस करा है, और बच्चे का एबॉर्शन भी हो सकता है। स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर भी हो सकता है, मतलब ये सारे डिजीज हो सकते हैं। आगे देखते हैं। STIs आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। कह रहा है ये जो STIs हैं ये हमारे एक जो स्वस्थ समाज है इसके लिए बहुत बड़ा क्या है, मेजर थ्रेट है, खतरा है। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीजेज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन। इसलिए इसका प्रिवेंशन, ठीक है, इससे बचाव कैसे किया जाए और इसका शुरुआती दिनों में ही पहचान किया जाए, इसको ठीक किया जाए इन डिजीज का, इसको प्राइम कंसिडरेशन दिया जाए, मतलब ज़्यादा महत्व दिया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में। जहाँ हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को पहले इसी को कंसिडर करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि लोग पहले तो क्या करें, मतलब उसको अर्ली डिटेक्शन करवाएं, यदि थोड़ा सा भी सिम्टम उनको लग रहा है तो जाके चेक करवाएं, ठीक है। एक तो पहले ही सावधानी बरतें कि उनको ऐसा हो नहीं। यदि इंटरकोर्स करना है तो वो बैरियर मेथड्स का यूज करें, ठीक है, बैरियर हम लोगों ने कल पढ़ा था। और कर रहा है अर्ली डिटेक्शन होने के बाद फिर उनका ट्रीटमेंट हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए। दाउ ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस कर रहा है। सारे ही पर्सन जो होते हैं ये प्रोन होते हैं, मतलब इनको डिजीज या इन्फेक्शन हो सकती है। देयर incidences are reported to be very high among persons in the age group 15 to 24 years। कर रहा है जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो 15 से 24 ईयर्स के बीच में ही लोगों को ये सारी इन्फेक्शंस होती है, अधिकांश इन्फेक्शन। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग कर रहा है, ये वही एज ग्रुप है जिसमें कि आप खुद भी बिलोंग करते हो, ठीक है। अभी टीनेजर्स हैं आप लोग, तो अभी ही मतलब ये टाइम है जिसमें कि आपको ये डिजीज हो सकती है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना होगा, मतलब थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। देयर इज नो रीजन टू पैनिक कर रहा है, यहाँ पे कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, कारण नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, क्योंकि हम इससे बचाव कर सकते हैं। यदि हमें नॉलेज हो, सही जानकारी हो, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। कह रहा है कोई भी आदमी फ्री हो सकता है ऑफ दीज इन्फेक्शन, इस इन सारे इन्फेक्शन से सिर्फ ये कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर ले।
जैसे पहला देखो, अवॉइड सेक्स, हम लोगों को सेक्स को अवॉइड करना चाहिए अननोन पार्टनर्स के साथ, जिनको नहीं जानते उनके साथ, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, एक से ज्यादा पार्टनर्स हो, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो हम एक तरीके से एसटीआई को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट करा, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। करा है जब भी हम इंटरकोर्स कर रहे हैं यानी क्वाइटस कर रहे हैं तो हम लोगों को बैरियर मेथड्स का यूज करना चाहिए, यानी कॉन्डम्स का एटलीस्ट यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, करा है यदि आपको कोई डाउट हो, वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो पर्सन को कहाँ जाना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर अर्ली डिटेक्शन, ताकि वो पहले ही चेकअप करवा ले एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, और पूरा ट्रीटमेंट ले ले यदि उसको डायग्नोस होता है कि उनको क्या है, इन्फेक्शन है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, एक तरीके से बांझपन आता है, बांझपन यानी वैसा कपल जो कि अपने बच्चे को बर्थ नहीं दे पा रहा, बच्चे डेवलप नहीं हो पा रहे, चाहे मदर के वूम में हो या फिर पर्सन कैपेबल नहीं है अपना स्पर्म उसका वो नहीं, फ्यूजन नहीं कर पा रहा है फीमेल के को। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट, कर रहा है जो डिस्कशन है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, ये तब तक अधूरा रहेगा विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। जब तक कि हम इनफर्टिलिटी की चर्चा ना करें तब तक ये क्या रहेगा, हमारा अधूरा रहेगा ये डिस्कशन। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, कर रहा है बहुत सारे कपल्स के नंबर पूरे विश्व में, हमारे भारत में भी, आर इनफर्टाइल, वो क्या होते हैं, बांझ होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ। कह रहा है कि इसका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। कह रहा है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, मतलब कोई भी बैरियर या कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये सब करने के बाद भी वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी, कह रहा है इसका जो है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, ये सारे डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, यानी उनके हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो गया हो, कोई ड्रग्स के वजह से, या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, या साइकोलॉजिकल उनका दिमाग ठीक नहीं हो, या फिर उनका शरीर स्वस्थ स्वस्थ नहीं हो। तो इन सारी वजह से क्या हो सकती है, मतलब वो बेबी करने में फेल हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड, कर रहा है भारत में अक्सर औरतों को ब्लेम किया जाता है, मतलब उन्हीं को जिम्मेवार ठहराया जाता है फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। यदि किसी कपल को बेबी नहीं हो रहा तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल की ही वजह से, मतलब औरत ही है, जो लड़की ही है जो नहीं कर पा रही है, बेबी को करने में सक्षम नहीं है। बट मोर ऑफन देन दैट, लेकिन कह रहा है अक्सर जो होता है, द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, अधिकांश जो प्रॉब्लम होता है वो मेल पार्टनर में ही लाई करते हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स ईटीसी कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, कह रहा है जो स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो होता है वो हम लोगों को इसको डायग्नोस करने में हेल्प कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर, और कह रहा है उनका सही ट्रीटमेंट भी कुछ डिसऑर्डर्स का, एंड इनेबल दिस कपल टू हैव चिल्ड्रन, मतलब सही ट्रीटमेंट, कुछ डिसऑर्डर का तो ट्रीटमेंट है जो कि वो सही ट्रीटमेंट देके फिर वो कपल को क्या करवा सकते हैं, बेबी करवा सकते हैं। However, where such corrections are not possible, कर रहा है लेकिन वैसी जगह जहाँ पे ये करेक्शंस संभव नहीं है, द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स, कर रहा है तो वहाँ पे कपल्स को असिस्ट किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप बेबी कर सकते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स की मदद से, जिसको कि हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं, जिसका आर्ट है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें कि हम असिस्ट कर रहे हैं उसको रिप्रोडक्शन में। अब देखो इसमें आता है, दो आता है, इन विट्रो और इन विवो आता है। पहले हम लोग इन विट्रो देखते हैं क्या है। इन विट्रो जिसको कि हम लोग IVF भी बोलते हैं, IVF आपने सुना होगा, IVF क्लिनिक ऐसा करके, IVF ट्रीटमेंट, ये सब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। कह रहा है ये जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
ये कहाँ होता है, बॉडी से बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, वैसा ही कंडीशन जैसा कि हमारे शरीर में होता है। ठीक है, जैसा कि हमारे शरीर में होता है वैसा ही कंडीशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, आउटसाइड द बॉडी, चाहे वो हम टेस्ट ट्यूब में करें या कहीं पे करें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में कर लिए, यदि उतना ही टेम्परेचर दे रहे हैं, सारा चीज जो भी हमारे पेट में जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ही हम अंदर दे रहे हैं, तो अंदर भी हम फ्यूजन करवा सकते हैं, स्पर्म को इसमें इंजेक्ट करके, ओवम को इंजेक्ट करके हम दोनों को फ्यूजन इसमें करवा सकते हैं, और फ्यूजन होने के बाद हम इसको फिर फीमेल में इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर, बाद में हम क्या करते हैं, एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब मान लो इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रायो डेवलप हो गया। ठीक है, एम्ब्रायो ट्रांसफर का शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, ईटी इज वन ऑफ सच मेथड्स, ये उनमें से एक मेथड्स है। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, करा इसमें जो पॉपुलर जिसको हम लोग बोलते हैं वो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। मतलब हम एक टेस्ट ट्यूब में, अभी जैसा मैंने बताया, एक टेस्ट ट्यूब, सॉरी, एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें हमारा एग रखा हुआ है। ठीक है, एग हम फीमेल से निकाल के इसमें रख दिए, और स्पर्म को हम इसमें क्या कर दिए, इंजेक्ट कर दिए। अब ये स्पर्म क्या करेगा, इसमें आएगा और एग को फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज होने के बाद जब जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट फॉर्म होने के बाद हम क्या कर देंगे, फीमेल के बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे। देखो इसमें कह रहा है ओवा फ्रॉम द वाइफ, या तो ओवा हम वाइफ से, मान लो यदि वाइफ ठीक है, वो ओवा प्रोड्यूस कर रही है, तो हम उसी वाइफ का जो है ओवा ले लेंगे, या फिर डोनर फीमेल का, मान लो वाइफ नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे फीमेल का ओवा ले लेंगे, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, और स्पर्म यदि हस्बैंड का ठीक है स्पर्म, तो हस्बैंड का स्पर्म ले लेंगे, नहीं यदि हस्बैंड के स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो हम किसी डोनर मेल का स्पर्म ले लेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, एंड आई इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी करा है, और उसके बाद इसको इंड्यूस किया जाता है जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, मतलब इन दोनों का फ्यूजन करवाया जाता है स्टिमुलेटेड कंडीशंस में, मतलब इनको सारे कंडीशंस दिए जाती है लेबोरेटरी में, लैब्स में परफॉर्म किए जाते हैं। और जब जाइगोट डेवलप हो जाता है, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायोज कर रहा है, जब जाइगोट या फिर जो शुरुआती में एम्ब्रायो जो फॉर्म होता है जिसमें कि 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज होते हैं, could then be transferred into the fallopian tube करा, उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक, जिसको हम लोग गिफ्ट भी बोलते हैं, जिफ्ट भी बोलते हैं। जिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट को हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर कर रहे हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एंड एम्ब्रायोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, और कर रहा है यदि मान लो मोर देन 8 है, 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज से ज्यादा हो गया है, यानी 16 हो गया, इनटू द यूटेरस, तो हम उसको कहाँ करेंगे, यूटेरस में करेंगे। ये आपको याद रखना होगा कि 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक रहेगा तो हम उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, यदि 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा होगा तो हम उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूटेरस में। यूटेरस वाले को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। यदि हम कहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किए तो जिफ्ट, यानी हमारे पास मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन। अभी देखो, यदि 8 ब्लास्टोमेयर का स्टेज है, तो हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट बोलेंगे, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और मान लो 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा रहेगा, जाइगोट जो है 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज से ज्यादा का है, तो फिर हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो फिर हम इसको यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे, यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे, और फिर इसको क्या बोलेंगे, आईयूटीज बोलेंगे, आईयूटी, यानी इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, 8 ब्लास्टोमेयर एंड मोर देन 8, ये काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट करा है, इनका आगे का डेवलपमेंट होने के लिए हम क्या करेंगे, मदर के चाहे फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूटेरस में इम्प्लांट कर देंगे। एम्ब्रायोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, करा है एम्ब्रायो जो कि इन विवो फर्टिलाइजेशन में फॉर्म होते हैं। इन विवो मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो जायगोट का फ्यूजन हो रहा है वो विद इन द फीमेल हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर में ही हो रहा है,
ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कर रहा है ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वैसी फीमेल के लिए जो कि कंसीव नहीं कर पा रही है। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब कह रहा है हम इसमें क्या करते हैं, मान लो हमारा एक फीमेल है, ठीक है, ये मान लो फीमेल है, फीमेल को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ओवम कलेक्ट किए डोनर से, डोनर से कलेक्ट किए। यदि ये प्रोड्यूस कर रही है तो ठीक है, नहीं प्रोड्यूस कर रही है तो हम बाहर से ओवम लिए और ओवम इसके शरीर में इंजेक्ट कर दिए, ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जिसको कि हम गिफ्ट बोल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, वहां वाला गिफ्ट था, इसमें हम जाइगोट को इम्प्लांट कर रहे थे, ये वाला गिफ्ट है, इसमें हम गैमेट को, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसमें हम गैमेट को इनके फेलोपियन में ट्रांसफर कर रहे हैं ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। कर रहे हैं ये उस फीमेल को दे रहे हैं जो कि खुद का प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, यदि खुद का प्रोड्यूस करती तो मुझे देने की जरूरत नहीं थी। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। करा ये खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब इसके शरीर में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बस ये है कि गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर रही तो हम इसको गैमेट बाहर से दे दिए। एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड, करा है और फिर आगे का डेवलपमेंट जो होता है इसको अटेम्प्ट किया जाता है। देखो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अब इसके बाद एक आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब हम इसमें ICSI, जिसमें कि हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी। इसको भी हम लोग कहाँ परफॉर्म करते हैं, लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। लेबोरेटरी में हम ओवम ले लिए और ओवम में, ये मान लो ओवम है हमारा, तो इसमें हम डायरेक्ट स्पर्म को क्या कर दिए, इंजेक्ट कर दिए लेबोरेटरी में। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इनके साइटोप्लाज्म में हम सीधे स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, ICSI, ठीक है। इनफर्टिलिटी केसेस इधर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट कर रहा है। इनफर्टिलिटी केसेस यदि ऐसे हो रहे हैं कि मेल पार्टनर सक्षम नहीं है इंसेमिनेट करने के लिए, द फीमेल, और ड्यू टू अ वेरी लो स्पर्म काउंट, या फिर मेल पार्टनर का जो स्पर्म काउंट है वो काफी कम है उनके एजैकुलेट्स में, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो हम इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं, AI टेक्निक के थ्रू। इन दिस टेक्निक कर रहा है, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, द सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर। कर रहा है इसमें सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से, हस्बैंड से। मान लो उनका स्पर्म का काउंट कम है बट स्पर्म तो है, तो स्पर्म हम क्या करते हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं, या फिर मान लो स्पर्म है ही नहीं तो फिर हम किसी हेल्दी डोनर से, जो स्पर्म दे रहा है उससे हम स्पर्म लेते हैं और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल के वेजाइना में या फिर उनके यूटरस में। इसको हम लोग IUI बोलते हैं, इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन, यानी इनके यूटरस में हम इंसेमिनेट कर रहे हैं ऑफ द फीमेल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ काफी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। अभी आगे देखो, द ऑप्शंस आर मेनी, करा है यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑप्शंस क्या है, बहुत सारे हैं। ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, लेकिन सब में क्या एकदम एक्सट्रीमली ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, हाई प्रिसीजन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। हैंडलिंग बाय स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स, जिसमें कि जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं वही इसको हैंडल कर सकते हैं। एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, इंस्ट्रूमेंट सब इसमें जो यूज होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। देयर फोर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, इसलिए ये जो फैसिलिटीज हैं ये अवेलेबल हैं कुछ ही सेंटर्स में हमारे देश के। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, कह रहा है ऑब्वियसली कि ये जो बेनिफिट है, इसका जो फायदा है, ये बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स, कर रहा है लोगों का इमोशन भी जुड़ा होता है उनके बेबी के साथ, धर्म भी, धार्मिक भावना भी जुड़ी होती है और सामाजिक फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं। ये सब डिटरेंट्स होते हैं एडॉप्शन ऑफ दीज, मतलब ये सारे रोकते हैं एक तरीके से लोगों को ये सारे मेथड्स को अपनाने से। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन, करा इन सब का जो हमारा मेन मकसद है, अल्टीमेट एम है, वो क्या है कि हम लोग को क्या चाहिए, टू हैव चिल्ड्रन, हम लोग को बेबी चाहिए। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फेन, करा हमारे भारत में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं।
एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है या जिनके पेरेंट्स नहीं है, who would probably not survive till maturity, जो कि हो सकता है कि वो जीवित भी ना रहे जब तक वो मेच्योर हो, अनलेस टेकन केयर ऑफ, यदि हम उनका ख्याल नहीं रखें तो। आवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन, हमारा जो कानून है ये हम लोगों को अलाउ करता है, परमिट करता है कि हम लीगली क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, कर रहा है, और ये आज भी एक बेस्ट मेथड है उन कपल्स के लिए जो कि पेरेंट्स बनना चाहते हैं। मान लो खुद से कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल, तो वो क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर हम लोगों ने एनसीईआरटी किया है, तो आप लोग ये चैप्टर को पढ़िए अच्छे से। पढ़ने के बाद लगभग 200 to 300 एटलीस्ट कम से कम एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, छोटा छोटा जो टॉपिक्स है ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगी। उसके बाद आप इस चैप्टर्स का थोड़ा डिफाइन याद कर लीजिए। जैसे वैसे तो डिफाइन की जरूरत नहीं, आप यदि समझ लेते हो तो याद करने की जरूरत नहीं। डिफाइन करने के बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर ले, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर ले। और ये सारे चीज, जितने चीज आपने किया है इसको बस याद रखें, बाकी फिर एनसीईआरटी टाइम टू टाइम रीड करते रहें, इतना कुछ आप कर लेंगे तो आपको फिर कभी भी 12th बोर्ड में ये चैप्टर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।